आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज फ्रेंड हम लोग सीडीपी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आगामी सभी परीक्षाओं को, जो भी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी सीटेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। इस सीरीज में ऐसे प्रश्नों को चुना गया फ्रेंड जो आपको सीधे तौर से परीक्षा में लाभ पहुँचाएंगे। इन प्रकार के प्रश्नों की जो सीरीज है, इसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं आपके सीटेट में, यूपी टेट में, और 2019 आपकी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आए हुए थे, और साथ ही साथ 68,500 में जो प्रश्न आए हुए हैं, इन सारे प्रश्नों को एक आधार बनाया गया है। उसके हिसाब से इस प्रश्न श्रृंखला को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड निश्चित तौर से आपको लाभ होने वाला है, तो आप लोग जुड़ेगा। और जितने भी आपके भाई बंधु सहपाठी साथी हैं जो भी आगामी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग उन सभी तक ये वीडियो को शेयर करिएगा और सभी तक इस क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास में कब से कब तक का अध्ययन, मतलब किस अवधि से लेकर किस अवधि तक का अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। आपका आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बाल विकास में बालक की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जैसे फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बाल विकास में, जी हाँ, बाल विकास में हम लोग किस अवधि से लेकर किस अवधि तक जो है वृद्धि और बदलाव का अध्ययन करते हैं। आपको बताना, 4 विकल्प आपके सामने हैं। जन्म से लेकर माध्यमिक बाल अवस्था तक, और दूसरा है जन्म से किशोरावस्था तक, तीसरा गर्भ से माध्यमिक बाल अवस्था तक, और चौथा है गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक। तो आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग आंसर कमेंट में बताएं उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सभी सारे साथी जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब फ्रेंड, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और किशोरावस्था तक उसमें जितनी भी सारे परिवर्तन होते हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब है विकल्प नंबर चौथा है, गर्भधारण से किशोरावस्था तक, इधर राइट आंसर। जी हाँ, विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, 4 कथन है, आपको उसके हिसाब से आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए, अब जो परीक्षाओं का पैटर्न हो जाएगा वो काफ़ी टफ हो जाएगा, तो प्रश्न आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कूट में आपको प्रश्न डिटेल में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। या आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट नॉलेज आपको अगर होगी तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे। बच्चों के विकास के मार्ग, जी हाँ, मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ये कथन है। इसके लिए कारण क्या है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। एक कथन है, एक उसके लिए तर्क है। तो बताइए दोनों में कोई तालमेल है या नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि तालमेल है या नहीं है। तो कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए और दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। और तीसरा है ए सही है और आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। आपको आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन के सही विकल्प क्या होंगे। जी हाँ, बताइए इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होंगे। तो देखिए, बात पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर की तरफ चलेंगे। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है, देखिए, बच्चों के विकास के मार्ग में वह प्रगति की सटीकता से पूरा अनुमान नहीं। देखिए, ये बात तो सही है बिल्कुल, कि आप सही से जो है आप उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस प्रकार से उसके शारीरिक विकास होगा, किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होगा, किस प्रकार से उसका जो है सामाजिक विकास होगा। तो मतलब जिस भी प्रकार के विकास के हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यदि उसका आनुवंशिकता और वातावरण उसको हम अच्छा प्रदान करते हैं तो हम एक भविष्य उसके आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम इसकी अच्छी से अगर देखभाल कर रहे हैं, अच्छा पोषण इसको दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा इसको दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से यह कल्पना कर सकते हैं कि एक सफल इंसान बनेगा या एक बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकता है, इसके अंदर अच्छे गुण रहेंगे। इस बात का तो अनुमान लगाया सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों जो सेंटेंस हैं वह एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। इसलिए विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि पहले तो आप आधार पर नहीं लगाते, लेकिन आनुवंशिकता पर्यावरण के आधार पर आप ये कह सकते हैं, ये भी पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं, कब कह सकते हैं, एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, इसलिए विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है सामाजिकरण है। जी हाँ, सोशलाइजेशन है। बताइए क्या है सोशलाइजेशन। ए समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया। बी जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होती है।
सी व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, डी औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपने सोशलॉजी पढ़ा ही होगा, सामाजिकरण आपने पढ़ा ही है। ध्यान से 4 विकल्प आपके सामने दिए गए, पढ़ के अपने आंसर कमेंट कर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आई होप जितने भी सारे साथी हमारे जो है अभी KVS PRT की तैयारी कर रहे थे, उन सारे साथियों के जवाब तो निश्चित तौर से सही हो जाएंगे, क्योंकि यह एक बेसिक एक पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा KVS PRT में, तो निश्चित तौर से उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए। और बाकी सारे साथी ने सामाजिकरण के बारे में पढ़ा ही होगा। सामाजिकरण की 2 एजेंसी आपको पता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक है, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्टर तो आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का पहले आंसर कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल भाई, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंदर 2 रूप होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक होता है, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से सीखते हैं। भाई ये दोनों रूपों को आपका जैसे क्या है कि परिवार के द्वारा सिखाई जाती है शिक्षा, विद्यालय के द्वारा और अन्य माध्यमों से द्वारा सीखते हैं। तो मतलब विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, इसलिए यह प्रक्रिया जटिल होती है। तो विकल्प नंबर दूसरे के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चलिए इस क्वेश्चन को हमको बताना है आंसर कमेंट करके कि अमूर्त सामाजिक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को अमूर्त, पहले तो अमूर्त सामाजिक जो संक्रियात्मक जो चरण है वह पियाजे का चौथा चरण है। इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पियाजे का चौथा चरण है, 11 से लेकर 16 वर्ष से ऊपर तक की इसमें बात होती है। इस आयु के बच्चों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और पियाजे महोदय ने इसको प्रस्तुत किया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा आइडिया रखिएगा। बाकी अब इसके बारे में देखते हैं। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। 4 विकल्प आंसर आपको दिया गया है और इसमें से आपको बताना पहला, तीसरा, चौथा सही है या दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है या पहला, दूसरा और चौथा सही है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करना है, सभी साथियों को बताना इसका सही जवाब क्या है। जो देखिए कह रहे हैं कि पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं फ्रेंड परिकल्पात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है इनकी, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत, अरे भाई अमूर्त की बात तो कर ही रहे हैं, तो नहीं कहाँ से आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ये सही नहीं है। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके, यही तो बात इसमें होती है फ्रेंड। तो मतलब पहला, दूसरा और चौथा, विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही है। मतलब ये सारी बातें इस चरण में हम लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं वह मतलब जो यहाँ पर नहीं है वो विकल्प नंबर तीसरा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन की पूरक प्रक्रियाएँ हैं। अनुकूलन की, सीखने का निकट क्षेत्र, संरचनात्मक और चित्रण और अग्रिम समायोजन। तो देखिए भैया, सीखने का जो निकटस्थ क्षेत्र है इसको ZPD आप कहते हैं, आप ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोस्की कहते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। संरचनात्मक चित्रण की बात जो होता है वह हमारे ब्रूनर महोदय कहते हैं, तो इसलिए भी गलत हो जाता है। और अग्रिम संयोजन का संबंध इससे नहीं है, इसलिए जो विकल्प हमारा सही बनता है वह है विकल्प नंबर 5 अनुकूलन। ठीक, अनुकूलन इसका बिल्कुल सही जवाब है। एडॉप्टेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनुकूलन इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व देते हैं। मतलब अलग अलग, जैसे कहने का मतलब इस प्रश्न को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो आप ध्यान से समझिएगा कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं। पहला है परिपक्वता व सांस्कृतिक उपकरण को, दूसरा है पुनर्बनन और स्कीमा में बदलाव को, तीसरा है वेधन अभ्यास और पुनर्बनन को, और चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया संबंध या संगठन को। 4 विकल्प आपके सामने है, आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। तो देखिए भैया, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जीन पियाजे जिसकी बात करते हैं वो परिपक्वता की बात है, इसलिए उन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास का उसको चरण में बांट दिया था। मतलब जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा उस वजह से उस चरण में वह चीज़ों को सीखेगा, इसलिए परिपक्वता की बात करते हैं। तो पहला वाला ये जो सही है। और दूसरा, जब भी लेव वाइगोस्की शब्द आपको किसी भी प्रश्न में दिख जाए तो उनका जो ट्रिक है, उनका जो थियरी है वह सांस्कृतिक बेस है। तो आप सांस्कृतिक वर्ड जो है आप पूरे प्रश्न में ढूंढिएगा, अगर कहीं पे मिल जाएगा तो जवाब वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं तो विकल्प नंबर पहला ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम और दोहराव एवं स्मरण। जी हाँ,
4 विकल्प आपके सामने दिए गया है। आपको पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं पे ध्यान देके आंसर कमेंट करिएगा, अन्यथा आप प्रश्न को जवाब जो है गलत कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए निर्देश, सहयोग, इस सब की बात तो ये करते हैं, तो ये सही है। व्यापक चर्चा, मतलब व्यापक चर्चा होगी तो आपस में इंटरेक्शन होगा, अंतःकरण होगा, अंतर संबंध होगा, तो उसकी बात तो ये करते हैं। अंतःक्रिया की बातें करते हैं कि छात्र और शिक्षक के मध्य आप अंतःक्रिया हो, इसकी बात तो ये करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सहयोगात्मक, जेडपीडी आपने पढ़ा, ये जेडपीडी और जो है आपका स्कैफ फोल्डिंग, ये दो जो इन्होंने आप थियरी में अपने दिया है, स्कैफ फोल्डिंग और जेडपीडी, जिनमें सहयोगात्मक भावना की बात तो करते हैं, एक्चुअल लेवल पे पोटेंशियल लेवल की बात ये जो है करते हैं जेडपीडी के थ्रू। और जो बात ये नहीं कहते हैं फ्रेंड, ये रट्टू तोता की बात नहीं करते हैं, दोहराव स्मरण की बात नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन एवं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता जो किस पर जोर देती हैं को नकारते हैं। ए, देखभाल की नैतिकता पर, नैतिक आदर्शों के, न्याय की नैतिकता पर, या सामाजिक अच्छाइयों की चिंता पर। जी हाँ, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़ के आंसर कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कैरोल गिलिगन और लॉरेंस कोहलबर्ग, दो मनोवैज्ञानिकों के आपस में तर्क वितर्क की अवधारणा यहाँ पर जो निकली है, जो हमें परिणाम उसका प्राप्त हुआ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो जिसमें इन लोगों को मतलब जो नकारते हैं वह देखभाल की नैतिकता को ये नकारते हैं। विकल्प नंबर पहले के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है, देखभाल की नैतिकता को ये नकार देते हैं तेरे सिरे से, इसलिए विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर के पहले आप जो जिसलिए फेमस है, इसलिए नाम याद, बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए फेमस है हॉवर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि के बारे में, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत से इनका प्रतिपादक ये माने जाते हैं। तो पहला कथन यही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था संज्ञानात्मक क्षमता विकास की अवधारणा को एक विकास की निर्धारण एकमात्र विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को मापने की बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की थी। और 4 गुणों और 16 प्रकार, अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता, मतलब देखो 16 पीएफ आरवी कैटल ने किया था, जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर था वो आरवी कैटल ने किया था, ये गलत है जवाब। तो पहला ही सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। इनका कहना था कि बालक जो है वह भिन्न भिन्न बुद्धियों का प्रयोग करके जो है एक से अधिक बुद्धि अंतर्गत पाई जाती है, और उन विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का वो अलग अलग तरीके से प्रयोग करके चीज़ों को सीखता है। जैसे भाषाई बुद्धि अलग होती है, सांकेतिक बुद्धि अलग होती है, गणितीय बुद्धि अलग होती है, और अन्य प्रकार की बुद्धि वो बहुत सारी बुद्धि की चर्चा करते हैं, मतलब 7 से लगभग 9 की संख्या में बुद्धि की ये बात करते हैं, 9 से 11 की संख्या में। तो ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, बताते हैं कि बच्चा अलग अलग प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करके सीखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब विकल्प नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है, एनईपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, एनईपी एक क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि एनईपी जो 2020 है, 2020 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अध्यक्ष या उसके जो है मतलब कहते हैं उसके जो है आपके उस मतलब निदेशक कौन थे, या किसके संदर्भ में, मतलब किसके देख रेख में इस कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी के प्रमुख कौन थे। आप इस आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसके देख रेख में इस नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। इसे पूछा जाए क्वेश्चन, आप देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा में किस पर बल देना चाहिए। ए, संकलात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, परीक्षाओं को के लिए सीखना, या रटकर सीखना। 4 विकल्प आपके सामने है, आंसर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सबको पता है। एनईपी 2020 जो है, इसके गठन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम पुरानी जितनी भी पद्धतियाँ शिक्षण की थी उन सभी को बदल कर एक नई पद्धति को विकसित किया जाए, जिसमें सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत सरल हो जाए, बोधगम्य हो जाए, सहज हो जाए, जिसको हर बच्चा आसानी से सीख सके और अपनी शिक्षा को बेहतर बना सके। तो इसका जो सही विकल्प फ्रेंड वह विकल्प नंबर ए है, संकलात्मक समझ इसका बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे, चलिए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावे और सुशासन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पीडब्ल्यू एक्ट, इसको थोड़ी हाँ पीडब्ल्यू एक्ट, इसको पीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब फिजिकल विथ डिसेबिलिटी जो एक्ट था वो 2016 में आया था, ये आप याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहीं पर है। तो समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशासन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों में को किस समूह को प्रतिपादित किया गया था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। दूसरा है सभी के लिए एक रूपी मानवीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा की प्रणाली को सुनिश्चित करना।
और तीसरा है पुस्तकें एवं अन्य अधिगम सामग्री को सुनिश्चित तथा समुचित सहायक युक्तियों में उपलब्ध कराना। और चौथा है संसुशासन हेतु समुचित संवर्धित अनुकल्पी पद्धतियों को का उपयोग करना। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको स्कैन करके बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन इसके लिए सही है। फर्स्ट है पहला दूसरा और तीसरा, और दूसरा है पहला दूसरा और चौथा, और तीसरा है पहला तीसरा और चौथा, और चौथा है दूसरा तीसरा और चौथा। 4 विकल्प आपको बताना है कि PW एक्ट जो 2016 में आया था उसके लिए सही विकल्प क्या है। ये टर्म भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि PW एक्ट पर्सनालिटी, हाँ, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये 2016 में आया था। इसके अंतर्गत जिसकी बात की गई थी फ्रेंड वह तो देखिए आपके पहली बात तो बिल्कुल सही है कि विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण होना चाहिए कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या सुधार हुआ, और किन किन आवश्यकताओं की मतलब कौन कौन सी उसको आवश्यकताएं हैं, क्या क्या TLM उसको चाहिए, और क्या क्या मतलब शिक्षा में उसको जो है समस्याएं हो रही हैं, मतलब यह वह बालक किस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है इसका भी पता लगाना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए सभी प्रकार के एक रूपी और मानवीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रणाली सुनिश्चित करती है। ये बात गलत है क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजन अधिकार की, तो उसमें क्या है कि हमें बच्चों की विशेषताओं और बच्चों के मतलब जो उनकी मतलब कहते हैं ना एक तरीके से जो उनको दिव्यांगता है उसके आधार पर उनके लिए पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए जिसको आसानी से वो कर सकें। और तीसरा है पुस्तकें व अन्य अधिगम सामग्री को सुनिश्चित और समुचित सहायक उक्तियाँ उपलब्ध कराना। देखिए ये तो बात बिल्कुल मस्ट है कि आप उनको हर प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। यही तो बात होती है 2016 जो PW एक्ट है 2016 कि आप दिव्यांगजनों को प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे जिससे अधिगम में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा महसूस न हो। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और लास्ट बात करेंगे संसूचना हेतु समुचित संवर्धित अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना, मतलब विभिन्न प्रकार की तकनीकी का आप इस्तेमाल करके उनकी शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो बाकी देखिए जो दूसरा विकल्प वो सही नहीं है, तो इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एकदम कह सकते हैं एक प्रकार से पेडागॉजी का क्वेश्चन है ये। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए ऑप्शन इसलिए देख लेते हैं। सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा जोर दें। नंबर 2 है विभिन्न धर्म के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण को प्रस्तुत करें। नंबर 3 है विशिष्ट धर्मों में विश्वास और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना। और नंबर 4 है विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पेडागॉजी सेक्शन का, या आसानी से आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक बार अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब आप लोग बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। धार्मिक अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अपने आप को एज ए टीचर अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो किस प्रकार से आप निर्णय लेंगे, क्या आप लोग जो है इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो उस प्रकार को यदि आप सोच पाते हैं तो निश्चित तौर से आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ध्यान से आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, अल्पसंख्यक विद्यार्थी की बात हो रही है तो देखिए सभी धर्मों की समानता के बजाय अंतर पर ज़्यादा जोर, ये तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि भैया सभी अंतर तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सभी धर्मों को एक समान, जब हम एज ए शिक्षक होते हैं तो हमारे लिए सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चे एक समान होते हैं। वह हमारे लिए एक विद्यार्थी अन्यथा कुछ नहीं होते, न वो किसी धर्म से आता है न वो किसी जाति से आता है। तो इसलिए विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यह सबसे सही और सबसे सटीक विकल्प होगा। इसलिए विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाकी के सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो विकल्प नंबर दूसरे के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। जी हाँ फ्रेंड, डिस्ग्राफिया का संबंध ये आपके अधिगम अक्षमता से रिलेटेड है, लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। पढ़ना, सोचना, चलना और लिखना। तो देखिए डिस्ग्राफिया शब्द को यदि आप तोड़ेंगे तो ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब खींचने से होता है, तो चित्र खींचने से होता है, मतलब लिखने से होता है। तो डिस्ग्राफिया का संबंध फ्रेंड लिखने से होता है। विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। डिस्ग्राफिया का संबंध होता है फ्रेंड लेखन से, इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डिसकैलकुलिया का संबंध किस अधिगम अक्षमता से है। डिसकैलकुलिया, जी हाँ डिसकैलकुलिया इस अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है। पढ़ने से, एक्चुअली ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, पढ़ना, सोचना और गढ़ना और लिखना, 4 विकल्प। मैं चलना की जगह यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, गढ़ना है आपका। अब आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ए छोटे मुद्रण और चित्र वाली वस्तुएं, बी शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, सी स्पर्शनीय और उभरी हुई सामग्री का प्रयोग, और डी है बोर्ड पर लिखित निर्देश।
तो दृष्टिबाधित बालकों की बात हो रही है, तो दृष्टिबाधित बालकों के बारे में आपने लुईस ब्रेल के जो है बारे में पढ़ा ही होगा। लुईस ब्रेल ने जो है जेम्स आपने जो भी मतलब उन्होंने दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो भी मतलब प्रस्तुत किया था, ब्रेल लिपि का जो विकास किया था, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा सहायक हुई और बच्चे पढ़ने लगे। तो उसी से आपको रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, जवाब क्या होगा। छोटे मुद्रण और चित्र वाली पुस्तकें, शिक्षक और साथियों के मध्य सांकेतिक भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय व उभरी हुई सामग्री का प्रयोग और बोर्ड पर लिखे हुए देखिए बोर्ड लिखना तो भाई गलत है। जब दृष्टिबाधित की बात हो रही तो जो भी लेखन वाली चीज़ें होंगी तो गलत हो जाएगा, वह इस क्वेश्चन का जवाब जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि लेखन वाली चीज़ों का आप यहाँ पर प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उभरी हुई और स्पर्शनीय सामग्री का प्रयोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो लुईस ब्रेल की ब्रेल लिपि थी उसमें 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि थे और जो जितने भी डॉट थे वो सारे उभरे हुए थे, जिसको बालक आसानी से छू कर स्पर्श करके आप इजीली से वह पढ़ाई कर सकता था। इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों को से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। ए, अभिसरण सोच को, बी, सीखने की जिज्ञासा को, सी, विचारों की मौलिकता को, और डी, समस्या समाधान कौशल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, उच्च सृजनात्मक बालक की बात हो रही है कि जिनकी बुद्धि लब्धि कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली की श्रेणी में इनको रख सकते हैं। 140 ऊपर वाले जो बालक होते हैं उच्च प्रतिभाशाली होते हैं, उच्च सृजनात्मक श्रेणी के बालक होते हैं। तो उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी जो उच्च सृजनात्मक बालक होते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचाना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है। देखिए, सीखने की जिज्ञासा तो बात सही है भाई, सीखने के लिए जिज्ञासु उन्हें बनाना चाहिए, तभी तो सीखने के लिए प्रयास करेंगे और नई नई चीज़ों को नवीनता उनमें आएगी, सृजनात्मकता का जो उनमें गुण है वह विकसित होगा। क्योंकि सृजनात्मकता क्या कहता है फ्रेंड, सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीनता, मतलब बच्चे जो नए नए तर्क वितर्क, नए नए प्रश्न, नए नए समस्याओं का समाधान करते हैं, उससे ही सृजनात्मकता विकसित होती है। समस्या समाधान कौशल ये तो मस्ट है, क्योंकि उच्च सृजनात्मक बालक जो क्या है अपनी समस्याओं का समाधान करने का ही प्रयास करते हैं। विचारों में मौलिकता, ये तो सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण गुण ही है। तो जो नहीं है फ्रेंड वह है जो जिसे बढ़ावा नहीं देती है वह होता है अभिसरण सोच। अभिसरण सोच से भाई बचना चाहिए, इसको बढ़ा। अभिसरण मतलब क्या होता है कि जो सोच की जो दिशा होती है वह एक केंद्रित हो, एक केंद्र बिंदु पर आधारित हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालिक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी सीखे गए संप्रत्ययों के विवरण और चर्चा करने में मना करें। बी, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर दें। सी, विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। और डी, केवल मौखिक रूप से जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। तो बताइए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 2 काम तो नहीं करना चाहिए। देखिए ये पहला वाला काम तो पहले ही कर गया। एक विकल्प रटने उठने की बात तो यहाँ पर आपको दिखे तुरंत आप उस विकल्प को काट दीजिएगा। बाकी अब आपके पास बच गए 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आंसर कमेंट करके बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ, ध्यान से आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी सीखे ये संप्रत्ययों के विवरण और चर्चा करने में मना करें। मना तो आप नहीं कर सकते भाई, बालक को मना करने की बात नहीं होती है। वह जो भी प्रश्न पूछे या जो भी चीज़ें करें उसको आप उसमें जो है उसकी समस्याओं को पहचान के उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो मना नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, केवल मौखिक रूप से जानकारी। देखिए जब आवश्यकता पड़े तो लिखित रूप में भी हमको जानकारी की बात, मौखिक ही नहीं, जब वो मौखिक रूप से नहीं चीज़ों को समझ पाता तो लिखित रूप में भी हमें चीज़ों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो विकल्प हमारा बचता है वह विकल्प नंबर दूसरा ही है कि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर देना चाहिए। दूसरा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी आगामी सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वह इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके 630634 और 43671 पर इस नंबर पर जो है कॉल या टेक्स्ट या व्हाट्सअप कर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे संस्था से ऑनलाइन नोट्स परचेज करते हैं। हमारा जो भी नोट्स है फ्रेंड वह प्रीवियस ईयर और आगामी जो भी मतलब प्रश्न जो यहाँ से आ सकते हैं उन सभी को बेस करके तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर से आप हमारी संस्था से नोट्स परचेज करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं आगामी परीक्षाओं में हैं। यदि आगामी सुपर टेट हुआ तो इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो सही है। इसके लिए कारक क्या दिया है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरीके से सुनिश्चित हों।
चलिए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर और आर से सही व्याख्या करता है ए की, जो है ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, पहला विकल्प है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है ए की। सी है ए सही है, आर गलत है, और डी है ए आर दोनों गलत हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान से पढ़ के आंसर कमेंट करिएगा। निश्चित तौर से ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए कारण कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए जब वे उस सही उत्तर के बारे में पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो जहाँ पर आपको ए सही और आर गलत दिख रहा है उसी विकल्प के साथ जाएं, क्योंकि ये जो बी वाला है, जो कारक है, इसका कारण जो है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है कि जब वो सही उत्तर पता है तभी उससे आप उत्तर मांगें, ये बात नहीं है, क्योंकि सही गलत के माध्यम से वो सही चीज़ों को सीखता है। पहले गलत उत्तर करेगा तब हम उसको बताएंगे। इस प्रकार से उत्तर देने की प्रवृत्ति विकसित करनी है, ना कि सही गलत उत्तर हमको चाहिए। हमें उसके अंदर प्रश्नों के जवाब देने की प्रवृत्ति को विकसित करना है। तो इसलिए विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। ए सही है और आर गलत है पूरी तरीके से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करे? शिक्षा, चिंता, बोरियत, जिज्ञासा या हतोत्साह। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन भाई, जाहिर सी बात है कि ऐसी गतिविधि को ऐसी एक्टिविटी हमको कराना चाहिए जिससे बच्चे क्या हैं, जिज्ञासा हो, उनमें जिज्ञासा हो, चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को जानने की, कि क्या हम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम सीख रहे हैं, इस चीज़ के जिज्ञासु होना चाहिए उनको। तो विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उन्हें हमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। विकल्प नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे फ्रेंड, अगला है हमारा 19, इसी के साथ ही लगा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो निश्चित बात है कार्य करने की बात हो रही है, मतलब किसी कार्य को करने की बात हो रही है, किसी प्रक्रिया को करने की बात हो रही है। तो किसी कार्य को करने की बात हो रही है और कार्य जो विशेष है, तो जो विशेष कार्य है उसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जो विशेष ज्ञान हो जाएगा वो आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि किसी विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग प्रक्रियात्मक ज्ञान की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? नहीं को ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण, बातचीत व अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान और निष्क्रिय अवलोकन। तो देखिए निष्क्रिय शब्द ही अपने आप में निष्क्रिय है, तो कुछ सोचना है नहीं। अन्वेषण मतलब खोज की बात करता है। अंतःक्रिया मतलब छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया हो, बातचीत हो और उसके बाद तर्क वितर्क हो। अधिसंज्ञान मतलब उन्हें पूरी तरीके से जानकारी देना कि किसकी विषय में हम लोग सीख रहे हैं। तो निष्क्रिय अवलोकन मतलब क्या है कि जब जहाँ निष्क्रिय शब्द दिख गया वह चीज़ नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव टैग वर्ड कहते हैं। तो नेगेटिव टैग वर्ड जो है वो पॉजिटिव आंसर नहीं देता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में संचित शब्द आईएसपी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर तकनीकी का क्वेश्चन है। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट वर्ड कहीं आपको दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इस प्रश्न को फ्रेंड मैं वीआई की श्रेणी में रखूंगा। ऐसे प्रश्न निश्चित तौर से आप लोग तैयार करिएगा कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन निश्चित तौर से बन जाएगा। विकल्प नंबर, जी हाँ विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोग एक आंसर कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन में HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म आप लोग आंसर में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। www.google.com, www.bing.com, www.somya.com, www.yahoo.com। तो बिल्कुल सिंपल और बच्चों वाले प्रश्न है, निश्चित तौर से हमें समय नहीं देना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि गूगल आप सभी लोग जानते हैं, बिंग भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सर्चिंग सॉफ्टवेयर है, आप लोग जानते ही हैं। याहू के बारे में आपको पता ही होगा। तो somya.com यहाँ पर कोई भी सर्च इंजन नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। MS वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प होगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप, होम टैब और क्लिकबोर्ड ग्रुप, होम टैब और नंबर ग्रुप, होम टैब और अलाइनमेंट ग्रुप। बताइएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि MS वर्ड 2010 का सुपरस्क्रिप्ट जो विकल्प उपलब्ध होता है वह होम टैब और अलाइनमेंट का जो ग्रुप होता है वो उपलब्ध होता है। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड
2010 में चुने हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। शॉर्टकट की को जो है आप निश्चित तौर से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से निश्चित तौर से आपके आगामी सुपर टेट में एक प्रश्न जरूर आने वाला है। तो शॉर्टकट की जो है ज़्यादातर 10 से 12 शॉर्टकट की हैं फ्रेंड। आप उसको 2 से 3 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर से वो तैयार हो जाएगा। एक तो यहाँ पर तैयार ही हो जा रहा है आपका कि टेक्स्ट को बड़ा करने का आकार उसका बढ़ाना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बायां धनुष कोड दिया गया है। इसमें देखिए बायां है, आप ऐसे कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बायां, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दायां और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दायां धनुष कोण और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बायां कोष्टक। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा हिंदी में ये इसको ध्यान से आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका जो सही जवाब फ्रेंड टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए MS वर्ल्ड 2010 की बात हो रही है। तो इसमें टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए फ्रेंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बायां कोण कोष्टक का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ल्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए करता है तो वह अस्थायी रूप से किस में संग्रहित होता है। हार्ड डिस्क में, किसी अन्य सेल में, टेबल में या क्लिक बोर्ड में। आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, मतलब जब भी किसी भी मतलब वो टेक्स्ट को बड़ा करता है, कॉपी करता है तो किस में जाकर संग्रहित होता है, मतलब किस में जाकर वो सेव होता है, आपको वही बताना है। तो इस प्रकार के जो फाइल हैं वो आपके क्लिक बोर्ड में जाकर सेव हो जाते हैं। विकल्प नंबर चौथा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण या परीक्षण अंकन। तो भैया ब्लूप्रिंट हो परीक्षण निर्माण का ही एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि कोई भी पेपर हमको तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद उसको अध्ययन करने के पश्चात ही हमको पेपर तैयार करना चाहिए। इसलिए परीक्षण निर्माण का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न से किसने दिया है। तो भैया 4 अवस्थाएँ आपको पता ही है, पियाजे ने दी है। तो पियाजे की दूसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, MPPI का परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है। MPPI, M से पहले मेंटल मिल गया, M का मतलब होता है मेंटल, तो मेंटल का मतलब होता है बुद्धि, तो बुद्धि के आगे विकल्प नंबर दूसरा है। जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप शॉर्टकट तरीके से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है। परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा और निर्देश। यह VI के श्रेणी का क्वेश्चन है फ्रेंड। काफ़ी बार इस प्रश्न को काफ़ी सारे साथियों ने गलत किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। तो अधिगम के हेतु जो सर्वाधिक आवश्यक, परिपक्वता तो चाहिए ही, रुचि भी चाहिए, अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है फ्रेंड, क्योंकि अब बिना अभिप्रेरणा के अधिगम सही दिशा में नहीं होता है। इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, कोहलर निम्न से किससे संबंधित है। कोहलर का संबंध निम्न से किससे है। A व्यक्तित्व के सिद्धांत से, B विकास के सिद्धांत से, C अप्रेरणा के सिद्धांत से और D अधिगम के सिद्धांत से। तो भैया कोहलर का संबंध आप सभी को पता है कि अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग दिया है कोहलर ने। तो विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैकडुवेल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला ये क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया वो भी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं मैकडुवेल। विकल्प नंबर, जी हाँ, विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैकडुवेल से एक फैक्ट याद रखिएगा, मैकडुवेल की पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, वो मैकडुवेल ने लिखा है। इस बुक का आप नाम याद रखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। A सृजनात्मकता, B अनुप्रयोग, C समझ और D समस्या समाधान। आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो मानसिक उद्वेलन का फ्रेंड मस्तिष्क से जुड़ा जो शब्द है वो समस्या समाधान के लिए होता है। विकल्प नंबर चौथा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो कुत्ते की बात आपको दिख गई तो पावलाव आपको दिख जाना चाहिए प्रश्न में। जी हाँ, पावलाव इज द राइट आंसर। पावलाव से एक टर्म याद रखिएगा, 1904 में इनको नोबेल दिया गया था। ये टर्म याद रखिएगा, 1904 में शरीर शास्त्री के रूप में इनको नोबेल प्रदान किया गया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इनके थियरी का नाम है, क्लासिकल लर्निंग के नाम से इनको जानते हैं। तो विकल्प नंबर दूसरा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मौलिकता, नवीनता, प्रभाव किसके घटक हैं। तो मौलिकता, नवीनता, प्रभाव जो हैं वह सृजनात्मकता के घटक हैं। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया था फ्रेंड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।